सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन से हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स ने हिंदी सब्जेक्ट को कवर कराने के लिए हमसे काफ़ी बार बोला है, तो इसलिए आज से हम हिंदी की ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक टॉपिक को आप लोगों को कराते चलेंगे। फ्रेंड्स, ये हिंदी क्लासेस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड चीजों को ही यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा अनसीन पैसेज। जो आपके गद्यांश होते हैं, जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश हैं, उनको ही आज के सेशन में हम कवर करेंगे और साथ ही आप लोगों को बेस्ट ट्रिक बताएंगे ताकि आप क्विकली इनको सोल्व कर सको। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिससे आप बहुत ही कम टाइम में पूरे के पूरे पैसेज को बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने खुद ऐसी ट्रिक्स को अपनाकर ही अपने कई एग्जाम्स को क्लियर करके सिलेक्शन को पाया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा गद्यांश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है ये। इस टाइप के गद्यांश के पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है। फ्रेंड्स, गद्यांश को सोल्व करने की हमारे पास दो ट्रिक्स होती हैं। एक तो होती है कि पहले आप पूरे गद्यांश को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, थोरोली एक सरसरी नजर से इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या कहा गया है, कौन सी जगह पर कौन कौन से मेन पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, एक तो ट्रिक हमारी होगी कि आप पूरे पैसेज को, पूरे गद्यांश को थोरोली सरसरी नजर से आप उसे रैपिडली पढ़ लेंगे और इसके मेन पॉइंट्स को आप कंसंट्रेट करेंगे। सेकंड होता है कि पहले आप सब क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस की रीडिंग के बाद आप एक बार सरसरी नजर से फिर अनुच्छेद या गद्यांश को रीड कीजिएगा और उसके बाद आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, क्लास के बीच बीच में हम आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आपका आंसर कभी गलत भी नहीं होगा और कम से कम टाइम में आप कितने ही मुश्किल पैसेज को सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों ट्रिक्स में से मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले आप सरसरी नजर से पूरे पैसेज को रीड कर लीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ एक बार रैपिडली आप रीडिंग कीजिएगा और इस रीडिंग को करते समय आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो कि इसमें क्या कहा गया है, मतलब जो राइटर है, लेखक है, वो क्या कहना चाहता है, उसका कहने का उद्देश्य क्या है और किस टॉपिक पर वह बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मेन पॉइंट है, इनको आप पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप गद्यांश के जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो अक्सर यही पूछे जाएंगे कि इसका विषय क्या है, इसका शीर्षक क्या है, किस से संबंधित इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि लेखक ने किसके बारे में लिखा है और वो क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। और इसके प्लस पॉइंट, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनको भी आप साथ साथ माइंड में रखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला जो गद्यांश है, इसको पहले हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को छिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्रित कर देने का वही परिणाम अवश्यंभावी है जो नरक स्वर्ग की दृष्टि का हुआ। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्रित करके नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे ब्यौरेवार प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पूरे पैसेज को थोरोली रीड कीजिएगा, मतलब पूरे गद्यांश को आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ राइटर के मेन पर्पज को आप ध्यान में रखते हुए इसको पढ़िएगा और क्वेश्चन तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सुंदर वह है जो क्या करती है, आपको ऑप्शंस देखनी है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है हमारी विच्छिन्न, ऑप्शन बी है सामंजस्य, ऑप्शन सी है समन्वय, ऑप्शन डी है व्यवस्थित। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपनी तरफ से आप किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं लगाइएगा, ठीक है। जैसे जो आपके पैसेज में दिया गया है, जो भी आपके गद्यांश में दी गई है लाइन्स, उन लाइन से बाहर आपको ज्यादा कुछ सोचकर अपना आंसर यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। जो आपके गद्यांश में दिया गया है सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स, और एक मेन चीज और है जो ध्यान में रखनी है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके ऊपर वाली 2 लाइनें और नीचे वाली 3 लाइनें, इनको आप अच्छे से एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ही आपका पूरा आंसर छिपा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सुंदर वह है जो क्या करती है, तो हमारी देखिए ऊपर की फर्स्ट 2 लाइनें है ना, जो इसमें दिया हुआ है कि सुंदर संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है। सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो कैसे सुंदर है, जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए। तो हमारा आंसर आ जाएगा सामंजस्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखने के लिए उसका सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि जिस सीमा तक वह सामंजस्य बनाए रखेगी उसी सीमा तक उसकी सुंदरता होगी। तो यहाँ पर सुंदर वह है जो सामंजस्य करती है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे क्या किया जाता है, गद्यांश में देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है, ठीक है। सौंदर्य के उपयोगिता की लाइन हमें कहाँ पर मिली थी, देखिए यहाँ पर, जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्रित कर देने का वही। तो यहाँ पर ये लाइन आपको आंसर दे रही है, ठीक है। सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे जीवन का स्पर्श मिलता है, ठीक है। आपकी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है। आपने अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं देना है, अपने पैसेज में, अपने गद्यांश में आप लाइन देखिएगा, इससे रिलेटेड, इससे मिलती जुलती जो लाइन है उसका ही आपको आंसर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, संसार में सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे ब्यौरेवार प्रदर्शित किया। तो आगे ये लंबा जाने लगा। तो ऑप्शन में देखिए, इससे रिलेटेड कौन सी ऑप्शन है आपकी, सौंदर्य का विभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारी, विभत्स का सौंदर्यीकरण करने वाला। तो फ्रेंड्स आपकी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विभत्स का सौंदर्यीकरण करने वाला जो है उसे सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति माना गया है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि संसार में सबसे अधिक दंडनीय वही व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को, कुत्सित होता है विभत्स, इसको उन्होंने नरक का आविष्कार कर डाला। तो यहाँ पर कुत्सित पक्ष हो गया विभत्स, और इसका आविष्कार कर दिया, यानी कि इसका सौंदर्यीकरण कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नरक गढ़ा जाने लगा, इसका क्या अभिप्राय है। देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया है कि नरक गढ़ा जाने लगा, ठीक है, और आपकी इस लाइन में ये दिया हुआ है नरक गढ़ा जाने लगा। तो इसे ऊपर नीचे का थोड़ा आप रीड करके देख लीजिएगा, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इससे ऊपर का आप पढ़ के देख लीजिएगा, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे ब्यौरेवार प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। मतलब एक डरावनी स्थिति को पैदा किया जाने लगा, मतलब उसको तकलीफ देह बनाया जाने लगा। तो ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए हमारी दुख में बनाया जाने लगा, तो ये हो सकता है ना, क्योंकि आपकी लाइन यही कह रही है हमें कि चीजों को इतना भयानक बनाया जाने लगा जिससे कि वो दुख में लगने लगे, ठीक है। ऑप्शन बी है, लोगों को यातनाएं दी जाने लगी, तो ये आपके गद्यांश में नहीं लिखा हुआ कहीं भी। समस्त सुख नष्ट होने लगे, ऐसी भी लाइन नहीं है। जीवन विभत्स बनने लगा, ये भी नहीं लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। जो नरक गढ़ा जाने लगा है इसका अभिप्राय हो जाएगा दुख में बनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है, मतलब किस चीज के लिए अवेयर किया गया है। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी आप गद्यांश को रीड करेंगे तो सबसे पहले उसका आपको मेन पॉइंट देखना है कि इसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब उस टॉपिक तक आपको पहुंचना है जिसके बारे में लेखक बात कर रहा है। तो क्वेश्चन देखिए,
देखिए गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है, मतलब किसके लिए अवेयर किया गया वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है कल्पना के अतिरेक के प्रति, तो कल्पना की यहाँ पर कोई बात ही नहीं की गई, ऑप्शन हमारी कट जाएगी। बी ऑप्शन है आपकी यथार्थ के एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा भी है देखो, यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत करके उसे इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। तो हमें सतर्क किसके लिए किया गया है, यथार्थ के एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति सतर्क किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम गद्यांश को सोल्व करेंगे। और आइए कुछ और जो इम्पोर्टेंट गद्यांश है हमारे, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी पॉसिबिलिटी रहेगी, इनकी हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए हमारा सेकंड जो गद्यांश है इसको एक बार रीड कर लेते हैं। जब आप कार खरीदे तो जिस मॉडल पर आप विचार कर रहे हैं उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की ध्यानपूर्वक परीक्षा कर लिया करें। नवीनतम मॉडल खरीदने वालों में से बहुतों को यह परेशानी होती है कि उनकी गैराज के लिए कार अधिक चौड़ी या अधिक लंबी निकलती है। इसके अतिरिक्त बड़ी कार को यातायात में मोड़ने में अधिक कठिनाई आती है और उन्हें पार्क करना, बनी जगह पर रखना अधिक कठिन होता है। अन्य विचारणीय विषय है कि उस पर कार में दो सुविधाएं, क्या सीटें अच्छी हैं और उन पर चढ़ा कवर टिकाऊ है, क्या पर्याप्त शीशे का क्षेत्र है जिससे चालक को सभी दिशाओं में अच्छा दिखाई पड़ सके, विशेषतः पीछे के दृश्य को। यह याद रखें कि कार जितनी भारी और अधिक शक्तिशाली होगी उसका संचालन उतना ही खर्चीला होगा। उच्च शक्ति वाली मोटरों को महंगे उच्च ऑक्टेन वाले पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। कार जितनी भारी होगी उतना ही टायर में घिसने घिसाने का भय होगा और ब्रेकों को अधिक लंबे होने की आवश्यकता होगी। पुरानी कहावत अब भी सही है, आरंभिक मूल्य उतना प्रभावी नहीं होता है जितना कि वस्तु का रखरखाव। फ्रेंड्स, इस तरह के जो प्रैक्टिकल गद्यांश होते हैं, जो मतलब आपके लिटरेचर से, दर्शन से रिलेटेड नहीं होते, अक्सर इनको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो हमने प्रैक्टिस सेशन में इस तरह के गद्यांश को भी इंक्लूड किया है ताकि आपको हर तरह के गद्यांश को सोल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं फ्रेंड्स। लेखक उस कार के पक्ष में है जिसका चौड़ा शीशे का क्षेत्र हो ताकि चालक, ड्राइवर, तो हमें क्या बताना है, देखिए लेखक उस कार के पक्ष में है जिसका चौड़ा शीशे का क्षेत्र हो ताकि चालक क्या कर सके वो हमें बताना है। तो जो ड्राइवर है उसको क्या दिखाई दे ये हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसी कार वो चाहता है कि जिसका चौड़ा शीशे का क्षेत्र हो, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है ड्राइव करते समय बाहर के दृश्यों का आनंद ले सके। तो फ्रेंड्स हमने पूरे पैसेज को पढ़ा है, इसमें आनंद लेने वाली बात नहीं आई तो हमारी ऑप्शन कट गई। ऑप्शन बी आपकी पीछे का दृश्य उसे अच्छा मिले, ये हमने पैसेज में पढ़ा था, इसलिए ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आया भी है, देखो क्या पर्याप्त शीशे का क्षेत्र है, ये उसने देख लिया, जिससे क्यों शीशे का क्षेत्र देखना चाहता है, चालक को सभी दिशाओं में अच्छा दिखाई पड़े, विशेषतः उसे पीछे के दृश्य को वह साफ साफ देख सके। तो पीछे का दृश्य उसे अच्छा मिले, इसके लिए लेखक उस कार के पक्ष में है और जिसका चौड़ा शीशे का क्षेत्र हो। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ी कार का रख रखाव खर्चीला होता है, क्यों खर्चीला होता है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, बड़ी कार भारी होगी। ऑप्शन बी है बड़ी कार को पार्किंग के लिए अधिक जगह चाहिए। ऑप्शन सी है बड़ी कार के टायरों को बार बार बदलना होता है, तो ये तो हमने रीड ही नहीं किया ऊपर। ऑप्शन डी है उसके लिए अधिक टिकाऊ सीट कवर आदि होने चाहिए, तो ये भी आपकी ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, बड़ी कार भारी होगी। बड़ी कार का रखरखाव इसलिए खर्चीला होता है क्योंकि बड़ी कार भारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कार खरीदते समय क्रेता को विशेषतः ध्यान देना चाहिए, किस बात का ध्यान देना चाहिए, उसकी कीमत पर। तो फ्रेंड्स ये हमारे गद्यांश में कहीं भी लाइन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी है उसके रख रखाव की लागत पर, तो ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आरंभिक मूल्य उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि वस्तु का रख रखाव। तो इसलिए कार खरीदते समय क्रेता को विशेषता किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कार के रख रखाव संबंधी जो लागत है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस गद्य खंड के अनुसार नई कार के खरीदार को दो बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए वो कौन कौन सी, वो हमें बताना है। देखिए ऑप्शन ए है उसकी कीमत और आकार, तो ये यहाँ पर नहीं बोला गया है। उसका मॉडल और कुर्सी आदि की साज सज्जा, तो फ्रेंड्स इसके बारे में गद्यांश में बात नहीं की गई है। ऑप्शन सी है उसका आकार और प्रदत्त सुविधाएं, इसके बारे में यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि जो कार हम खरीदते हैं
उस कार खरीदार को सबसे पहले उस कार के आकार का, ठीक है, वह कितनी लंबी है कितनी छोटी है इसका ध्यान रखना चाहिए और उसमें क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये सारी फैसिलिटीज लेखक ने इसमें एक एक करके गिनाई है। तो इन फैसिलिटीज जो प्रदत्त सुविधाएं हैं इन पर भी ध्यान देना चाहिए। इस गद्यांश के अनुसार नई कार के खरीदार को दो बातें कौन सी ध्यान रखनी चाहिए, उसके आकार और प्रदत्त सुविधाएं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कार का आकार निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। इसका क्या आकार होना चाहिए कार का, वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है हमारी वह धनराशि जो कि क्रेता देने में समर्थ है, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी है क्रेता के पास पहले से स्थित गैराज, तो इसके बारे में तो बात की गई है गद्यांश में, ठीक है। ऑप्शन सी है क्रेता जहां रहता है वहां की सड़कों की चौड़ाई, इसकी कोई बात नहीं की गई है। हमने पूरा गद्यांश रीड किया है तो सड़कों की चौड़ाई के बारे में कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ कट जाएगी। ऑप्शन डी है सड़क पर यातायात की मात्रा, तो इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। फ्रेंड्स, चाहे कोई सी ऑप्शन ठीक भी हो, लेकिन अगर वो आपके गद्यांश में नहीं है तो आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है, गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारी देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। क्रेता के पास पहले से स्थित गैराज, ठीक है, जो कार का आकार है वह इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इसके परिप्रेक्ष्य में ही होना चाहिए कि क्रेता के पास पहले से स्थित गैराज है कि नहीं है, कैसा है, कार के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं फ्रेंड्स, इसको पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसके क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कुछ सेकंड के बाद आप लोगों को आंसर बताऊंगी, आप खुद में कोशिश कीजिएगा इन आंसर्स को सोल्व करने की, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे साथ साथ आप लोग भी इस पैसेज की रीडिंग कीजिएगा। स्क्रीन पर आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो आप इसके क्वेश्चंस को खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। आइए हम गद्यांश को रीड कर लेते हैं। प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं है, वह है आचरण की भूमि। प्रेमचंद के जीवन चित्रण और आचरण में पूर्ण साम्य है। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेमचंद से संबंधित आपका गद्यांश अक्सर पूछ लिया जाता है। हो सकता है आपके गद्यांश यहीं से पूछ लिए जाए, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड गद्यांश को ही यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो आप इनको ध्यान से रीड करते जाइएगा और एक बार की प्रैक्टिस में ही आपका इतने अच्छे से हो जाएगा कि आपको दोबारा इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप किसी भी गद्यांश को क्विकली एंड करेक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम में सोल्व कर लेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स। बस आज के सेशन में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा किस तरह से इन गद्यांश को कम से कम समय में क्विकली हम सोल्व कर सकते हैं। तो आगे देखिए, उनका समस्त साहित्य उनकी आत्म अभिव्यक्ति है। असंख्य पात्रों में उनकी अपनी सात्विकता चरितार्थ ही है। अपने ही नैतिक, राष्ट्रीय और भावुक व्यक्तित्व को अनेकानेक कल्पित नर नारियों के चरित्र में बांटकर वे अपने साहित्य जगत पर छा गए हैं। उनके लिए साहित्य आचरण से स्वतंत्र कलाक्रम मात्र नहीं है, उनके पात्रों की दया, क्षमा, ममता, ओजस्विता और बलिदानशीलता प्रेमचंद की अपनी अनुभूति है। सामग्रिक संप्रकृति का ऐसा उदाहरण विरले ही मिलेगा। प्रेमचंद के प्रत्येक पात्र पर उनके व्यक्तित्व तथा आचरण की छाप है। वह अपने पात्रों का जीवन जिए हैं और उन्होंने अपने आचरण की सम्यकता और पवित्रता का झीना आवरण अपनी कला सृष्टि पर डाल दिया है। इसलिए वे तटस्थ कलाकार नहीं कहे जा सकते, वे प्रसिद्ध हैं। अपने युग मानव से क्षण प्रतिक्षण संपृक्त हैं। प्रेमचंद के चरित्र की पवित्रता ही उनके पात्रों को पवित्रतावादी बना देती है। आचरण के द्वारा ही हम जीवन से संपृक्त हैं और जिस कलाकार के पास आचरण का बल नहीं है वह पाठकों के अंतर्मन में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। जिस कलाकार की कलम से एक भी अनैतिक वाक्य नहीं निकला, दैहिक आवेश का एक भी स्पंदन नहीं उभरा, वासना, कटुता और घृणा से जिसका कोई पात्र विषाक्त नहीं हुआ, उस कलाकार की जीवन चेतना हमारी उदात्त नैतिक का पर्याय ही होगी। प्रेमचंद नीति के कलाकार हैं, अनीति के कलाकार नहीं हैं, क्योंकि वे जीवन के शिल्पी हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रेमचंद
और उनकी रचनाओं में जो पात्रों का चरित्र वर्णन है उससे संबंधित आपका गद्यांश यहाँ पर बताया गया है। आइए क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा और फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट मिले हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आपको आंसर स्वयं देने हैं। मैं आप लोगों को बाद में करेक्ट आंसर बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, आलोचकों के द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई है? ऑप्शंस देखिए, ए है जीवन चित्रण की, ऑप्शन बी है जीवन संप्रेक्ति की, ऑप्शन सी है लेखकीय तटस्थता की, ऑप्शन डी है आचरण की। तो फ्रेंड्स आप लोग खुद सिलेक्ट कीजिएगा, मैं 10 सेकंड के बाद आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी आचरण की। ठीक है, आलोचकों के द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई है? आचरण की उनकी शक्ति अनचिन्ही रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के उपन्यासों में उनकी आत्मा अभिव्यक्ति दृष्टिगत होती है, क्योंकि क्यों होती है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए है प्रेमचंद उपन्यास को जीवन चित्रण मानते हैं, ऑप्शन बी है वे सात्विक जीवन जीने के पक्षधर हैं, ऑप्शन सी है उनके पात्र उनके व्यक्तित्व को वहन करते हैं, ऑप्शन डी है उनके पात्र वर्गगत न होकर व्यक्तिगत हैं। तो फ्रेंड्स आप फटाफट आंसर को अपने सिलेक्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, उनके पात्र उनके व्यक्तित्व को वहन करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में उनकी आत्मा अभिव्यक्ति दृष्टिगत होती है। कैसे हमें पता चलता है कि उनकी रचनाओं में उनकी खुद की आत्मा अभिव्यक्ति की झलक है? तो क्योंकि उनके पात्र उनके व्यक्तित्व का वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रेमचंद को नीति का कलाकार माना जा सकता है क्योंकि वे, क्यों माना जा सकता है? ऑप्शंस देखिए, ए है साहित्य में आत्मा अभिव्यक्ति पर बल देते हैं, ऑप्शन बी है उदार नैतिक चेतना के उपन्यासकार हैं, ऑप्शन सी है जीवन में सात्विकता को महत्व देते हैं, ऑप्शन डी है आचरण की सभ्यता के अनुसरता हैं। तो फ्रेंड्स अपना आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, उदार नैतिक चेतना के उपन्यासकार हैं। ठीक है, प्रेमचंद को नीति का कलाकार इसलिए माना जाता है क्योंकि ये नैतिक चेतना के उपन्यासकार हैं। इनकी जितनी रचनाएं हैं उनमें हमें नैतिकता के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट गद्यांश देखिए फ्रेंड्स, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर हम शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर अपने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दे रहे हैं, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में वामन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका गद्यांश हो गया। आइए अब क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि, क्यों होना चाहिए ये हमें यहाँ बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है, ऑप्शन बी है सामयिक जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन बी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, और भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है, इसका भी कोई यहाँ पर वर्णन नहीं हुआ है। ऑप्शन सी है विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है। तो फ्रेंड्स विदेशी पाठ्यक्रम की बात भी यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, ऑप्शन डी है भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी
शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पर बताना है। फ्रेंड्स, आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करते चलिएगा और जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। जिस स्टूडेंट के जितने पॉइंट बनते हैं, जितने आंसर ठीक निकलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारी आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। ऑप्शन बी है पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन ए भी हमारी कट जाएगी, ऑप्शन बी भी हमारी कट जाएगी, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है कि उसमें केवल आधुनिक मॉडर्न साइंस की जो कंसेप्ट होते हैं, साइंस की अप्रोच होती है, उनको ही शामिल किया जाए। ये ऑप्शन हमारी गलत है, क्योंकि हमारे गद्यांश में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। ऑप्शन बी है पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, तो ये तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर रही है ना। हमने पूरा गद्यांश रीड किया है तो उसमें पाश्चात्य संस्कृति के पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता से रिलेटेड कोई भी लाइन नहीं है। ऑप्शन सी है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, यही बात हमारे गद्यांश में भी कही गई है। इसमें फर्स्ट लाइन में ही आपका लिखा है कि आवश्यकता इसी बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जो कि हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आपको जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ऊपर की 2-3 लाइनें और नीचे की 2-3 लाइनें, उनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम क्या कर रहे हैं, किस वजह से शिक्षित जनों और सामान्य जनता में निरंतर एक गहरी खाई बनती जा रही है। ठीक है, वो हमें यहाँ बताना है। देखिए, ये लिखा भी हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है। फ्रेंड्स, आप खुद ही आंसर तक पहुंचिए, मैं आप लोगों को आंसर अभी नहीं बताऊंगी। ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, तो ये ऑप्शन हमारी कट जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई वर्णन ऊपर नहीं किया गया है। ऑप्शन बी है विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप सोचिएगा, तब तक हम आगे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन सी है भारतीय समाजशास्त्र की सर्वोपरि स्थान नहीं देते हैं, तो ये भी हमारी ऑप्शन कट जाएगी, क्योंकि समाजशास्त्र के बारे में ऊपर कोई वर्णन नहीं किया गया। ऑप्शन डी है नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें तो ये बताना है ना कि शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर जो खाई बनती जा रही है उसका कारण हमें बताना है। ठीक है, ये खोखला कर रहे हैं, ये वाली लाइन तो यहाँ पर रिलेट नहीं कर रही। ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन बी हमारी सेफ है, और विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, इसलिए शिक्षित जनों और सामान्य जनता, इनके बीच में निरंतर एक गैप बनता जा रहा है। ठीक है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं और जो सामान्य जनता होती है, ठीक है, जो शिक्षित जन है और सामान्य जनता, उसके बीच में खाई बनती जा रही। क्यों बनती जा रही है? गद्यांश के अकॉर्डिंग, क्योंकि विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखा जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? हमें जो इसका अप्रोप्रिएट टाइटल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए, ऑप्शन ए है हमारी शिक्षा का माध्यम, ऑप्शन बी है हमारी सांस्कृतिक परंपरा, ऑप्शन सी है शिक्षित जन और सामान्य जनता, ऑप्शन डी है हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर शिक्षा के माध्यम की तो बात नहीं की गई, ऑप्शन ए हमारी कट गई, और टोटली हमारी सांस्कृतिक परंपरा के बारे में भी यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, तो हमारी ऑप्शन बी भी कट जाएगी। ठीक है, शिक्षित जन और सामान्य जनता से रिलेटेड भी हमारा गद्यांश नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है वो है हमारी शिक्षा और माध्यम और पाठ्यक्रम। ठीक है, इससे रिलेटेड ज्यादा यहाँ पर बात की गई है कि किस चीज की आवश्यकता है, क्या हमें सुधार करने चाहिए, किस तरह से हमारी शिक्षा बेहतर बन सकती है। तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, ये इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए सामयिक जीवन प्रवाह से, बिल्कुल आपकी इसमें डिस्क्राइब नहीं की गई है। ऑप्शन बी है समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, तो ये भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। ऑप्शन सी है अद्यतन साहित्यिक परंपरा से, ये भी हमारी क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती है ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए वो हमें यहाँ बताना है। अद्यतन साहित्यिक परंपरा से जुड़ना चाहिए, ये ऑप्शन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। और ऑप्शन जो डी है भारतीय नव्य समाज शास्त्र से, तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम ये लास्ट गद्यांश और सोल्व करके देख लेते हैं।
ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आप किसी भी टाइप के गद्यांश को सोल्व कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, क्योंकि हमने इजी लेवल के, मीडियम लेवल के और डिफिकल्ट लेवल के तीनों तरह के गद्यांश को हमने आज के सेशन में इंक्लूड किया है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, जो गद्यांश है वो बहुत ईजी होता है, लेकिन हम टाइम की शॉर्टेज की वजह से उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के जो गद्यांश होते हैं उनको कैसे आप सोल्व करेंगे देख लीजिएगा। पहले आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा फटाफट से। आइए देखिए, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। जैसे हम करते हैं अभी, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ये वाला जो पैसेज है ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, टीचिंग एग्जाम्स में जैसे कि आपके टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, पीआरटी हैं, इनमें कई बार इसको पूछा गया है। और सीटेट हुआ या फिर आपका कोई स्टेट टेट हुआ, तो यहाँ पर भी इस टाइप के जो पैसेज होते हैं पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहां से आता है। लंदन और इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नौ वहन शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उसे दुनिया में कोई भी राजशक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नौवहन शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली है? तो ऑप्शंस देखिए, ए है कोई शत्रु इसे हरा ना सके, ऑप्शन बी है कोई लंदन पर आक्रमण न कर सके, ऑप्शन सी है कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके, और ऑप्शन डी है लंदन शहर को कोई क्षति न पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, कोई शत्रु इसे हरा न सके, तो ये आपके गद्यांश में कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कोई लंदन पर आक्रमण न कर सके, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी यहाँ पर रिलेट नहीं करती, क्योंकि हमारे गद्यांश में ये सब नहीं कहा गया है। ऑप्शन सी है कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके, ये ऑप्शन हमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नौवहन शक्ति को इतनी प्रबल इसलिए बनाया है कि कोई इसके जहाजों का आना जाना रोक ही न सके। ठीक है, दुनिया में कोई भी राजशक्ति समुद्री युद्ध में इसकी टक्कर न ले सके। नेक्स्ट देखिए, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? इसमें लेखक का क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है मस्तूलों की पंक्तियां, क्या बताना हमें? मस्तूलों का जंगल, इससे लेखक का क्या अभिप्राय है? ठीक है, ऑप्शन बी है असंख्य मस्तूल, ऑप्शन सी है मस्तूलों का आकर्षक दृश्य, ऑप्शन डी है मस्तूलों की बहार। फ्रेंड्स, हमारे गद्यांश से रिलेटेड जो आंसर है वो हो जाएगा असंख्य मस्तूल। ठीक है, मस्तूलों का जंगल से लेखक का अभिप्राय है असंख्य मस्तूल, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्राही त्राही मच जाने, इसका क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, जो आपके गद्यांश में कई बार मुहावरे होते हैं या मुहावरेदार अर्थ होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके आपके अभिप्राय या उनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं। जब भी आप रैपिडली रीडिंग करते हैं तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, त्राही त्राही मच जाना, ये हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हल्ला मच जाना नहीं होता है, शोर शराबा नहीं होता है, हल्ला गुल्ला आरंभ होना भी नहीं होता है। त्राही त्राही मच जाना मतलब हाहाकार मच जाना। ठीक है, ये ऑप्शन हमारी डी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, टक्कर लेने का क्या अर्थ है? ये तो बहुत ईजी है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। टक्कर लेना मतलब मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए है समुद्र तट पर, बी काफी गहरे पानी पर, ऑप्शन सी है जहाजों के जंगल में, और ऑप्शन डी है नदी के तट पर। हमारे गद्यांश की पहली ही लाइन में आंसर है कि लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो क्या पूछा है? और लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी देखिए बिल्कुल करेक्ट है, नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस तरह से आप इजीली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप स्पीडली अपने किसी भी पैसेज को, किसी भी गद्यांश को इजीली सोल्व कर सकते हैं और आपका हर आंसर करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ ये बात कहती हूँ कि बस आप ये 4-5 चीजें ध्यान रखिएगा जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताई हैं, इनका आप यूज कीजिएगा और डेली फ्रेंड्स आप अपनी रीडिंग हैबिट को जरूर बनाइएगा। कम से कम एक जो गद्यांश है वो आप डेली पढ़िएगा, उसको अच्छे से, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बनी रहेगी, क्योंकि आप स्पीड में भी अगर किसी चीज को पढ़ेंगे तो आप कंसंट्रेशन से करेंगे
और किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस तरीके से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको लेखक के मकसद को देखना है कि वो किस उद्देश्य से हमें बात कह रहा है, किस टॉपिक पर बात बता रहा है, जो मुहावरेदार वाक्य हैं वो किस अर्थ के संदर्भ में है और किस मुख्य समस्या पर बात की जा रही है। ये कुछ चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और पहले आप एक बार रैपिडली थोड़ी रीडिंग कर लीजिएगा किसी भी गद्यांश की, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन है वो जिस लाइन में आपको एक्यूरेट मिलता है उससे ऊपर की और नीचे की 2-3 लाइनें जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेन जो उद्देश्य होता है वो ऊपर वाली पंक्तियों से या फिर नीचे वाली पंक्तियों से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि गद्यांश में डायरेक्टली उसी लाइन से बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और हिंदी के पूरे सब्जेक्ट की पीडीएफ मैं एक साथ ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये हिंदी की जो क्लासेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इनको अच्छे से करते रहिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपका स्कोर क्या रहा ये भी हमें जरूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हुए, गद्यांश को सोल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लगे ये हमें जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।